दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं वकार रसूल वानी, आउटस्पोकन फायर ब्रांड लीडर और नए पीसीसी चीफ। वानी साहब, आपका स्वागत है। आपका भी। वेल वानी साहब, आपके लिए बहुत सारी चुनौती है। जो विकेट उखड़ रहे हैं पहले उनको संभालना है, जो विकेट बचे हुए हैं उनको लेकर के आगे चलना है। जो विकेट उखड़ रहे हैं तो वो उखड़ गए, वो तो चले गए सारे। जितने थे आजाद साहब के लॉयलिस्ट वो तो चले गए। अब जो मैंने परसों भी इंटरव्यू में कहा, जो बचा वो हमारे पास हीरा है जी, और इंशाल्लाह उसको हम आगे लेके जाएंगे। और जहां जहां वैकेंसी है, जहां वैक्यूम हो गया है, वैक्यूम क्रिएट हो गया है, उस जगह पे हम नए लोगों की तलाश करेंगे। वैसे भी कांग्रेस पार्टी हर जगह मजबूत नहीं थी पहले जी। उन जगहों पे भी जहां हम मजबूत नहीं थे, उन जगहों पे भी कोशिश करेंगे ऐसे लोगों को लाने की जिनकी इमेज साफ हो, जो नौजवान हो, पढ़े लिखे हो, नई सोच वाले हो, नए सिस्टम वाले हो, नई टेक्नोलॉजी वाले हो जी। अब नई टेक्नोलॉजी मतलब जो नए सिस्टम वाले हो, तो उनको लाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। वकार साहब, आपने लॉयलिस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जी। आप भी बड़े करीबी और लॉयलिस्ट आजाद साहब के थे और आप पे अच्छा खासा टैग भी लगा हुआ था। देखो, लॉयलिस्ट में पार्टी का भी था और आजाद साहब का भी था, इसमें कोई शक नहीं है जी। और मैंने बहुत काम इसके लिए किया है। आपको यकीन नहीं आएगा, उसने जब पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा उसके लिए इतनी मेहनत मैंने की कि 17 कॉन्स्टिट्यूंसियों में 29,600 की लीड खाली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से मिली, उससे ऊपर किसी की लीड नहीं थी जी। तो काम किया हमने, नारे उसके दिए, जलसे उसके किए। अभी पीछे जब G23 का मसला चला, पार्टी ने उसको कहीं ना कहीं मतलब उस वक्त दचका दिया था, तो उसने कहा कि जलसे करो। काफी बजट खर्चा हुआ, 10 में से 3 मैंने जलसे किए। बनिहाल सबसे नंबर 1 रहा। पहला जलसा मैंने बनिहाल किया 2019 जो है, ये जो जब से दफा टूटा था जी, उसके बाद किसी ने उतना बड़ा जलसा नहीं किया जी। पूरा आइस ब्रेक मैंने किया, सबसे बड़ा जलसा मैंने किया उस वक्त। तो किया, लॉयल्टी थी तो किया। तो अब मेरी तरफ से तो लॉयल्टी कभी खत्म नहीं हुई, लॉयल्टी तो उसने तोड़ी जी। साफ बात है। देखो, मेरे साथ जो विश्वासघात किया उसने जी, मैं यही कहूंगा जी। कि मेरा नाम भेजा, फिर नाम भेजने के बाद अप्रूव हुआ, अप्रूव होने के बाद में उससे मिला, पूरी उसकी लॉबी जो है 2-3 को छोड़ के मेरे साथ थे, सारे थे जी। गुलाम मोहम्मद सरूरी और उसके साथ 2-3 एमएलए थे, वो उसके साथ थे। बाकी तमाम लोग मेरे साथ थे, सब मेरे पे सेटिस्फाई थे। और मैं उससे मिलने गया, चाय पी, डिस्कशन हुआ और मुझे कहा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप काम अच्छा करो। मैंने कहा था कि 30 तारीख को मेरा रिसेप्शन है, आप आ जाइए, तो हम उसको बहुत बड़ा करेंगे जी। तो उसने आगे से कहा कि सितंबर के बाद थोड़ा मौसम ठीक होगा, ठंड होगी जम्मू में जी, तो हम आपके साथ एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे जी। तो अच्छी डिस्कशन हुई कि 23 तारीख की बात है। 24 को कुछ उसने एमएलए बुलाए दिल्ली, क्योंकि मैं भी जेके हाउस में ठहरा था। 2-3 एमएलए थे, एक्स एमएलए, और उनको घर बुलाया, 8 बजे बुलाया उनको, और वो एमएलए 12 बजे रात के वापस आए। उनका डिनर का इंतजाम भी था। 25 को भी वो लोग गए, 25 को भी डिनर इंतजाम था और वो 8 बजे गए, 12 बजे वो और वापस आए। ठीक। तो चूंकि 26 में अपने बिजी में था, 24 को मैं भी राहुल जी से मिला, थैंक्स किया, मैडम से मिलना था, वो फॉरेन चली गई थी। तो अचानक जो है खबर आ गई कि गुलाम नबी आजाद साहब रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। तो शॉक लगा अचानक यार, कि मेरी लॉयल्टी में कौन सी फर्क रही कि मुझे नहीं बताया उसने।
जी अगर मुझे बताया होता, हो सकता है कि मैं पार्टी हाईकमांड से बात करता और कहीं ना कहीं मसला सुलझा देता, कोई वे आउट निकल जाता कोई है। वे आउट निकाल। जी जी। लेकिन वकार साहब, लॉयल्टी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो जो गुलाम नबी आजाद ने किया है, क्या उन्होंने पार्टी की तरफ लॉयल्टी बताई है अपनी? 40 साल तक लगातार सत्ता का सुख भोगा, और अब जब पार्टी बिल्कुल क्राइसिस में चल रही है। देखो, वो लोग जज हैं, लोग फैसला करेंगे कि एक आदमी 1970 में दिल्ली जाता है और यहां से विधानसभा का इलेक्शन हार के वहां पार्टी उसको बहुत ऊंचे ऊंचे मुकामों पे पहुंचा देती। जी। अब जिंदगी की आखिरी घड़ियां थी तो नहीं करना चाहे था उसे, जी। क्योंकि सोनिया जी को 22 साल हो गए प्रेसिडेंट एआईसीसी के, बीच में राहुल जी भी बने, तो उन 22 साल में भी आजाद साहब को हायर लेवल पे ही रखा गया, निचले लेवल पे नहीं रखा गया। जी। आज सोनिया जी की मुखालफत करना, पार्टी की मुखालफत करना, मुझे नहीं लगता आजाद साहब को शोभा देता है। उसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ने के बाद इतनी मुखालफतें, वो तो लोग जज है ना जी। वो देख रहे हैं कि एक आदमी 45 साल पार्टी का जो है सब कुछ एंजॉय किया, कोई पोस्ट ही नहीं बची प्राइम मिनिस्टर के बगैर जी। जो उसे नहीं मिली। जी। इतना एंजॉय करने के बाद फिर अच्छा नहीं लगता है। देखो, मेरा भी कहीं ना कहीं मुझे 2008 में उनने टिकट दिलाई है, कभी मुझे थोड़ा हार्ड बोलना पड़ता है उसके खिलाफ, अंदर से मुझे भी दुख लगता है, दुख होता है, दुख लगता है। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं लगता है, मगर अब कहीं बात तो अपनी मन की बोलनी ही पड़ती है। जी। तो ओवरऑल पार्टी के का भी विश्वासघात किया और मेरी लॉयल्टी का भी बहुत ज्यादा जो है दुख मुझे पहुंचाया उसने। मतलब सर, आपको बहुत बड़ा सेटबैक लगा है? नहीं, सेटबैक में इसको नहीं कहूंगा जी। इसको आपके पंजाबी में कहते हैं विश्वासघात। जी। मेरे बड़ा ट्रस्ट था उसमें, जी। बहुत ट्रस्ट था। क्या पब्लिक इनको ऑन कर पाएगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम को लगता है कि ये कोई डील हुई है बीजेपी या मोदी और गुलाम नबी आजाद की। देखो, जब से उसने रिजाइन किया है, मोदी जी की कोई मुखालफत तो की नहीं उसने। जी। मोदी जी की इवन तारीफ की एक बार, बहुत अच्छी तारीफें की, बोला कि इंसानियत उसमें है बहुत जबरदस्त। अभी बिल्किस बानो का इतना बेचारी का रेप और उसके परिवार के इतने लोग मरे और उसके जो कल्प्रिट्स थे उनको छोड़ा गया। जी। अब गुजरात में एज चीफ मिनिस्टर क्या हुआ, कितने लोग मरे, और इस वक्त मुस्लिम फेस पूरी यूनियन कैबिनेट में किसको रखा है मोदी जी ने? जी। 25 करोड़ लोगों का किसको नुमाइंदा रखा है? ये सारी चीजें एक एक करके लोगों को पता है जी। और वहां पे तारीफ करना कहीं ना कहीं शक जाता है। और दूसरा, जैसे कि 4 तारीख को रैली रखना, रैलियां तो होती रहेंगी, अब उनकी भी रहेंगी, हमारी भी रहेंगी, एनसी भी करेगी, पीडीपी भी करेगी, अपनी पार्टी भी करेगी, रैलियां चलती रहेंगी, लेकिन उसी दिन रखना, उस पर भी शक जाता है कि 4 तारीख को कांग्रेस का 1 महीने से महंगाई पे एक बहुत बड़ी हल्ला बोल एजिटेशन है दिल्ली में जी। तो उसी दिन रैली करना ताकि नेशनल मीडिया में कंसंट्रेशन सारी जो है उधर की तरफ जाए, नेशनल मीडिया उनकी कवरेज दिए। क्योंकि आपको पता है आजकल गोदी मीडिया है जो सारी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, उनकी सारी मीडिया खरीदी हुई है जी। और वो सारे लोग जो है मोदी जी के इशारे पे चलते हैं। तो आप देख लेना 4 तारीख को हमारी रैली की कवरेज कम होगी, उसके 2000 ही लोग हों, 1500 ही लोग हों, 3000, उससे ज्यादा तो उधर फार्म हाउस में जगह भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां ये प्रोग्राम है, मैंने तो इसी के पता नहीं कितने प्रोग्राम किए हैं, इतनी कैपेसिटी है उसकी। जी जी। तो उसकी कवरेज आप देख लेना कितनी होगी, बिकॉज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये मामला आपस में जुड़ा है। जी। क्या जो अभी अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जिस दिन 370 में संशोधन हुआ, 35 से रिपील हुआ, जो भूमिका उस दिन गुलाम नबी आजाद की थी उसी दिन डील हो गई थी? नहीं, गुलाम नबी आजाद ने उस दिन स्पीच अच्छी की, मैं उस पे नहीं जाऊंगा। देखो,
अपनी जगह की बात है, मेजॉरिटी नहीं थी। मेजॉरिटी होती तो शायद मैं बोलता कि मेजॉरिटी होने के बाद भी इन्होंने बिल नहीं रुकाया, लेकिन स्पीच उसने अच्छी दी थी और उस स्पीच को मैं भी पसंद करता हूं जी। बाकी रहा बुखारी साहब का मसला, ही इज लिंक्ड विद बीजेपी और उसको अंदर का पता होगा, नेचुरली पता होगा जी, क्योंकि एक सोतन और आ गई तो दुख तो होगा उसको भी। बौखलाहट उसी की नजर आ रही है मुझे, ना दोनों वही तो बात ए टीम बी टीम। वही तो बात है, ए टीम बी टीम की लड़ाई है तो तीसरी सी भी आ गई जी। तो नेचुरली वो उसको पता होगा जी, लेकिन चिनाब वैली में गुलाम नबी आजाद का काफी दबदबा है, वर्चस्व जिसको बोलते हैं, उसका नुकसान होगा। आने वाले दिनों में पता चलेगा कितना दबदबा है, इलेक्शन आगे है जी, कितना दबदबा है पता लगेगा लोगों को। लेकिन वकार साहब सीधे ही पता लगेगा कहाँ कितना दबदबा है, कितनी सीटें जीत रहा है, पता लगेगा। जी, आपने कोई रोड मैप तय किया होगा जम्मू कश्मीर के लिए, आपके ऊपर बहुत ज्यादा देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी तायद हो रही। एक बात है, जब साहब निकल गए, आजाद साहब निकल गए पार्टी से, तो जो लोग निकल गए उनकी लिस्ट मेरी नजरों में ही थी, ये सारे भाग जाएंगे, एक भी नहीं रहे, बिकॉज मैं उसकी हर मीटिंग में शामिल था। ये तो लास्ट मीटिंग थी जब उसने पार्टी बनाई, इसमें मुझे नहीं बुलाया, बाकी सब में शामिल था। मुझे ये भी पता था किस किस के साथ टच है, कौन कौन जाएगा। ये तो 2 साल से चल रहा था, ये आज से नहीं चल रहा है, खाली टाइम का वेट कर रहे थे कब इशारा मिल जाए, बाकी ये सारा 2 साल से चल रहा है। तो चले गए, लेकिन अब हम लॉन्ग खेलने की सोच रहे हैं, शॉर्ट भी खेलेंगे, जहां जहां हमारे लोग मजबूत होंगे उनको मजबूती से इलेक्शन लड़वाएंगे, जितनी सीटें आ सकेंगी उतनी आएंगी, लेकिन लॉन्ग है ये कि पूरी 90 सीटों पे हम कंसंट्रेट करेंगे और 90 सीटों के लिए हम लोग चुनेंगे, ईमानदार चेहरे चुनेंगे, सही चेहरे चुनेंगे, पढ़े लिखे लोग लाएंगे, क्योंकि चाहे आप एनसी ले लो, पीडीपी ले लो, बीजेपी ले लो, वही घिसे पिटे चेहरे हैं, कभी एक इधर से लड़ रहा है कभी उधर से लड़ रहा है, वही चेहरा है। तो उस चेहरे को उन चेहरों को देख के भी लोग ठंडे हो चुके हैं। मैं चाहता हूं एक नई सोच हो, एक नए टेक्निकल जमाने के लोग हों, टेक्नोलॉजी के लोग हों, ईमानदार हों, पढ़े लिखे हों, और वो आके आगे कांग्रेस पार्टी में आके नई पीढ़ी की जो है पॉलिटिक्स करे वहां। वकार साहब, आप अपने आप को खुशकिस्मत समझते हो कि आपको दिक्कत हो जाती है ना टिकटों के बांटने में, प्रेशर रहता है आपके पास, ये ओल्ड फेसेस को लेना है, ये फॉर्मल, वो तो नेचुरली रहता था। जब अब आपके लिए सहूलियत होगी, जब सीनियर होते हैं, आप मानते सहूलियत अभी भी हमारे पास सीनियर लोग हैं, लेकिन जब सीनियर होते हैं कहीं ना कहीं उनका भी मान सम्मान रखना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि सीनियरों की इज्जत नहीं, हमारे पास सीनियर अभी भी हैं, तो टिकटों के बांटने की बात नहीं है जी। बात यह है कि सिस्टम को कैसे आगे बढ़ाना है, वो बात है, वो मसला है। आपके पास n नंबर ऑफ इश्यूज हैं कांग्रेस के पास, और मुझे जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, या तो आप अच्छे तरीके से उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे, या फिर अभी आपके पास पावर का हैंगओवर नहीं गया है। जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए और जितने इशू आपके पास हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप लोगों की हमदर्दी जीत सकते थे। इशू ही इशू हैं जी। देखो, अब इस वक्त तो हमारे पास कोई रीजनल पार्टी पावर में है नहीं जी। इस वक्त डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन दिल्ली का है, एक इंजन यहाँ का है। बिल्कुल। अब देखिए आप, बेरोजगारी हिंदुस्तान में नंबर 1 जम्मू कश्मीर में जी। क्योंकि कश्मीर साइड, चिनाब वैली, राजौरी, पुंछ साइड तो इंडस्ट्री है ही कहीं नहीं जी। नौकरियां मिल ही नहीं रहे हैं। तो जम्मू में थोड़ी सी है, उसमें कितना गुजारा हो सकता है। राइट। तो सरकारी नौकरियां जो है वो लगभग खत्म ही हो चुकी हैं जी। और जो हैं भी उसमें देखो एसआई वाले मसले में क्या हुआ, फाइनेंशियल अकाउंट्स वाले मामले में क्या हुआ, ये सारी चीजें जो है ये हुआ। दूसरा ये है कि डेली वेजर सड़कों पे, हर आदमी सड़क पे है, एसपीओ सड़क पे है, कैजुअल लेबर सड़क पे है, सीआईसी ऑपरेटर सड़क पे है, और वो क्या बोलते हैं वो लगाए थे एसडीएफ वाले हर एक आदमी की ग्रीवेंसेस है, किसी का काम हो ही नहीं रहा। जी जी जी। तो तीसरा ये है कि डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। डेमोक्रेसी मतलब इन्होंने कहा हमने इतने इलेक्शन किए, डीडीसी बनाए, बीडीसी बनाए, जाओ बेचारे डीडीसी बीडीसीओं का हाल देखो, उनको एक काम नहीं उनसे होता है जी। पहले सेक्रेटरीट होता था, हजारों की तादाद में दिन को लोग जाते थे, मिनिस्टरों के पास जाते थे, एमएलएओं के साथ जाते थे, काम निकलते थे।
लेकिन आज डेमोक्रेसी एक एलजी के पास है पावर जी, और उससे कोई मिलता ही नहीं है। अगर किसी ऑफिसर के पास कोई बंदा जाए वो मिलेगा ही नहीं उससे, अगर मिलेगा तो उसका मुंह देख लेना ये आया ही क्यों मेरे पास। जी, ये उनके एक्स लेजिस्लेचर जो हम लोग भी हैं, अगर किसी से काम मांगे तो वो उधर कुछ नहीं वकार साहब जितना लंबा खींचेगा आवाम और सरकार के बीच में या सिस्टम के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस तो पूरा बड़ा है ना जी। लोगों को अब ट्रस्ट ही नहीं रहा जी, स्टेटहुड खत्म किया गया। बाहर वालों का वोट का मसला है, बोलते हैं 20 से 25 लाख बाहर वाले। अब मुझे बताओ, इसमें भी ये जम्मू और कश्मीर का बीजेपी वाले मुद्दा बना रहे कि जम्मू वाले जी कश्मीर वाले विरोध कर रहे हैं। अरे भैया हम कहां बोलते हैं इसमें कश्मीर की असेंबली कश्मीर में, जम्मू की असेंबली जम्मू में। अब जम्मू ईस्ट का ये मामला है जहां मेरा घर भी है, तो जम्मू ईस्ट का एमएलए जम्मू ईस्ट के लोगों के वोट से बनना चाहे, हम ये बोलते हैं यूपी बिहार वाले लोगों से नहीं बनना चाहे जी। कोई ईंट के भट्ठे पे यहाँ काम कर रहा है, कोई तरखान का काम कर रहा है, कोई रेडी लगा रहा है, कोई फौज में है। अभी गांधीनगर में इतने कैंप है, अगर वो कैंप वाले वोट डाले तो फायदा क्या रहा। जी, तो हम ये कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन उन्होंने कहा है टेम्परेरी बेस पे वो लफ्ज खत्म होना चाहिए, यहाँ का आदमी वोट डाले। इसी तरीके से दूसरे इश्यूज हैं, काफी इश्यूज हैं जो मतलब बीजेपी के खिलाफ हैं और इस वक्त उस पर आगे बढ़ने की जरूरत। वकार साहब उन्होंने क्लियर कर दिया है, एलजी ने किसी के साथ इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि 2019 में जब पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई तब ऑर्डिनरी जो सिटीजन थे 35,000 वोटर उन्होंने कास्ट किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अब कोई नया वोट नहीं बना है, उन्होंने क्लियर कर दिया। क्या अब भी आल पार्टी मीट में कांग्रेस शामिल होगी जो 10 को होने जा रही है डॉक्टर अब्दुल्ला के घर में? बिल्कुल होगी, क्योंकि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने प्रेस स्टेटमेंट दिया था कैसे होगा, तो उसके बाद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने क्लियरेंस दी, लेकिन वो क्लियरेंस गोलमोली है। हम चाहते हैं ठीक है आपने स्टेट सब्जेक्ट हटाया, आप डोमिसाइल को बना दीजिएगा जी, डोमिसाइल वाला डालेगा, मैं भी उसमें बाहर वाले भी हूं डाले जी। लेकिन आप शाम को कोई आता है, सुबह आप उसको वोट देते हैं डालने के लिए, वो गलत है। दैट इज नॉट ए गुड। इंशाल्लाह उसमें शामिल होंगे जो ठीक। देखो हम गुफ्कार अलायंस के साथ नहीं है, लेकिन जो मुद्दे कॉमन होंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जहां हमें लोगों की भलाई लगेगी, उसमें तो हम ऑल पार्टीज के साथ हमेशा जाएं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अभी रिसेंटली कहा है कि 370 की वापसी, 35 की वापसी के लिए भाई सभी जमातों को एकजुट हो जाना चाहिए। क्या आप उनके साथ जाएंगे? देखो 35 से और 370 का इशू अब सुप्रीम कोर्ट में है जी, हम इकट्ठे हो भी जाएं तो हम क्या उखाड़ेंगे जी, हम करें क्या। देखो जब कोई मामला सब जुडिशियस हो जाए जी, तो वो अदालत का है और अदालत की हम रेस्पेक्ट करते हैं। जो अदालत से डिसीजन आएगा वो हमें कबूल होगा, उसके लिए लड़ेंगे अदालत में। अब आप फारूक अब्दुल्ला साहब को भी जम्मू कश्मीर के लोगों को जमा करें, फारूक अब्दुल्ला साहब क्योंकि सारी वो सीनियर हैं जी, तो कहां ऐसे वापस आएगा जी। अब तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ही लिया, फिर हमारी पिटीशन भी उसमें गई, बाकी लोगों की भी पिटीशन गई, तो चलता है। लेकिन हम कहते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट इस चीज को सोल्यूशन करे, इसका क्या डिसीजन देता है, तब तक हमारा स्टेट वापस कर दो। क्यों लिया आपने स्टेट हमारा? जी, हमसे 15 स्टेट जो है छोटी थी। जी, त्रिपुरा देखो, बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेटें हमसे छोटी हैं, उत्तराखंड हमसे छोटा है, हिमाचल हमसे छोटा है, गोवा हमसे छोटा है, मिजोरम हमसे छोटा है, सारी स्टेटें मतलब हमसे छोटी हैं। तो अगर ये स्टेटें सारी हमसे छोटी हैं तो इतनी बड़ी स्टेट को आपने यूटी कैसे बनाया? जाओ बिहार गुजरात को बनाओ जहां से तुम लोग होते कौन थे तुम? जी, हमको दिया किसने था मैंडेट कि आप हमारी स्टेट को यूटी बनाए? जी, अब हम सारे डिमांड कर रहे हैं यूटी देंगे और बीजेपी बोल रहे हैं कि हम इक्तदार में आएंगे हम आपको स्टेट वापस देंगे। अरे भैया होते कौन थे तुम छीनने वाले? तुम्हें तो इसकी सजा देने चाहे लोग। और उसके बाद यहाँ की जमीनें सिक्योर करना, यहाँ की नौकरियां यहाँ के लोगों के लिए सिक्योर करना, इसकी हमें प्राथमिकता रहेगी, मतलब इसका हमें प्रायोरिटीज रहेगी और इसके लिए हम लड़ेंगे। वकार साहब आपको क्या लगता है कि पहले स्टेटहुड मिलनी चाहिए उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए, या इलेक्शन होने के बाद स्टेटहुड मिले ताकि जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हो उस पर पब्लिक का विश्वास बन जाए? मुझे बताओ, इन्होंने
क्या बोलते हैं उसको, यूटी थी ना वो, जहां से मॉडल लाया है तमिलनाडु के साथ। हाँ। क्या कौन सी अम्यूट, हाँ वो जी जहां से इन्होंने ये मॉडल लाया है, जी। तो वहां की हालत ये है कि चीफ मिनिस्टर परेशान, मिनिस्टर परेशान, क्योंकि आपकी पावर ही नहीं है। आपका आईएएस और आईपीएस ऑफिसर एलजी ट्रांसफर करेगा। आप असेंबली में जाओगे, दिन भर चलाओगे, 4 दिन आप बहस करोगे, उसके बाद आप बिल एलजी को भेजोगे, वो रिजेक्ट करेगा। आपका गला खराब होना भी, आप कितनी भी जाग मुंह में निकालोगे तकरीरें कर करके, वो सारा खत्म जी। उसमें पावर है ही कुछ नहीं। ठीक। तो ये गलत है। स्टेट वापस दे, इलेक्शन करे, जो आता है तो नेचुरली लोगों को मानना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड बॉडी जो भी बनाता है सरकार, नेचुरली उसमें क्या है, अच्छा है। वकार साहब, टनल के इस पार और टनल के उस पार, टनल एक बैरियर का काम करती है और उस पार के लोगों के साथ इस पार के लोगों का तालमेल बड़ा कम रहता है। अब बढ़ेगा ना वकार साहब, आपके लिए चुनौती है। नहीं, चुनौती क्या है जी? मैं टनल के उस पार और इस पार दोनों में बैठा हूँ जी। उस पार एक नजर है, इस पार दूसरी नजर है। अब तालमेल मेरे से बढ़ेगा क्योंकि मैं उसी जगह पे रहता हूँ जहां टनल का ये पार शुरू होता है और वो वहां का गेट शुरू होता है। वो यार गेटवे ऑफ कश्मीर, वो यार ऑन द गेटवे ऑफ कश्मीर। अब टनल जो मेरे बनियाल से शुरू हुआ है, वहां से तो 80 किलोमीटर श्रीनगर है जी। तो टनल के 8 किलोमीटर उस साइड तो कश्मीर शुरू है। तो ऐसा कुछ नहीं है। टनल के इस पार ये सारी लड़ाइयां बीजेपी ने लगवाई। इश्यूज कॉमन है, बेरोजगारी सबकी है, महंगाई सबकी है, जमीनों का जो रोशनी में चली गई, जो इन्होंने छीन ली, वो सबका मामला है। हर मामला ज्वाइंट है। अब ये 20 लाख वोटों का मामला है, ज्वाइंट है, सबका ज्वाइंट है। मुझे नहीं लगता अगर इसमें भी ये पोलराइज करके बनाए इसको, जैसे जम्मू वालों को बोला कि ये यूटी बनाई है हमने उधर वालों को डिच करने के लिए, अब इनको पता चल रहा है हमें क्या हुआ, हम कैसे बर्बाद हो गए। तो मुझे लग रहा है जम्मू और कश्मीर के लोगों को हर मामले पे एकजुट होना चाहिए। कभी इशू आता है, जैसे एक दिन आया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, असेंबली में एमएलए था, एम्स का इशू आया, एम्स एक ही आ गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी यूपीए सरकार में आई थी तो एक ही आ गई, तो लड़ाई शुरू हुई। जम्मू वाले जम्मू, कश्मीर वाले कश्मीर। मैंने शोर मचाया बनहाल बना दो। फिर मैंने एक दिन बोला सेक्रेटरीट भी बनहाल बना दो, लड़ाई खत्म, क्यों इधर उधर ले जाओगे, सेंटर प्लेस है। कश्मीर वाले भी खुश बन गए। तो ये कभी कभी ऐसा इशू आता है। बाकी जो सारे इश्यूज हैं, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, डेली वेजर्स दोनों साइड है, उस साइड भी है, इस साइड भी है, और कैजुअल लेबर्स उस साइड भी है, इस साइड भी है। अगर मुलाजमों का कोई मसला है, मुलाजमों की परेशानी है, दोनों साइड है। तो मुझे लग रहा है कॉमन इश्यूज पे जम्मू और कश्मीर वालों को ज्वाइंट लड़ना चाहिए। वकार साहब, कुछ टेक्निकल इश्यू होते हैं, उसमें आप एक नेशनल पार्टी हैं और आपको अपना स्टेक भी देखा है टनल के उस पार। जैसे पिछले कुछ सालों में एक इशू आया था सैनिक कॉलोनी का, और कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था, फिर बाद में उसको विड्रॉ करना पड़ा। ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को पशोपेश में रह जाती है। देखो, हम उस पे तो हम अपना हाईकमांड से बात करके, सीनियर लोगों से बात करके, अब तो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी भी बनी है। परसों जब ये इशू हुआ 20-25 लाख वोटों का, हमने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में, जिसके चेयरमैन करा साहब हैं जी, और बाकी उसमें सारे सीनियर लोग मेंबर हैं, तो उसमें डिस्कस हुआ पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में, और वहां पे जो राय बनी वही हमने सामने रखी। तो उस वक्त हम अपना पूरा सिस्टम देख के जो हमें स्टैंड लेना होता है वो ले लेते हैं। आखिरी सवाल आपसे, संगठनात्मक स्ट्रक्चर कब तक कंप्लीट कर लेंगे आप? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, देखो, जब पीसीसी प्रेसिडेंट बनता है दोबारा जी, तो नेचुरली जो निचला स्ट्रक्चर है वो सारा सस्पेंड और डिसॉल्व हो जाता है विदाउट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी। स्टेट की बॉडी सारी डिसॉल्व होती है। राइट। अब लगे हैं हम अपने हिसाब से, सबसे बात हो रही है क्या करें, कैसे करें, सीनियर से भी, बाकियों से भी। तो जल्द आप देखेंगे एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होगा। तभी मैं आपके चैनल से कहता हूं उन लोगों को जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी हमारा स्ट्रक्चर बनने वाला है, अच्छे अच्छे लोग आए तो हम उनको अपनी बॉडीज में, डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट बॉडी में, स्पोक्समैन वगैरह जो भी होगा हमारे पास, हम उनको एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत थैंक यू। थैंक यू।